अच्छा जी। तो हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। एंड हम लोगों ने कल जो है न्यूट्रल लिपिड देख लिए थे। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव फॉस्फोलिपिड, ठीक है जी। अब फॉस्फोलिपिड जो है वो क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं आपके सामने, फॉस्फोलिपिड जो है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल आपको पता है, द मॉलिक्यूल दैट आर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर इन नेचर, दे आर नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो कहते हैं कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फोर कंपोनेंट। फॉस्फोलिपिड के अंदर चार जो है वो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर फैटी एसिड आ जाता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप होता है, अल्कोहल होता है, और अल्कोहल के अंदर ग्लिसरॉल या फिर स्फिंगोसिन हो सकता है, ठीक है जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल ग्रुप हम लोगों ने आगे जो है ना इनकी मजीद डिवीजन की हुई है कि अगर तो ग्लिसरॉल जो है ग्रुप मौजूद होगा तो वो हम लोगों के सामने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहलाते हैं, और अगर स्फिंगोसीन होगा तो वो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहलाते हैं। वो आगे हम लोगों ने देखना है। इनको हम लोग फॉस्फेटाइड्स भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस एटम होता है। ये बहुत स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं। आपको पता है आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाय होती है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है जी। और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होती है, और उसके अलावा सेल ऑर्गेनेली के अंदर भी इनके अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देयर इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट इज लेसिथिन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्ट और आयंस को मूव करवाने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा जी। फॉस्फोलिपिड जो है दे आर डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। और लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके अंदर ग्लिसरॉल रेसिड्यूज होते हैं, और वो ग्लिसराइल रेसिड्यूज होते हैं। और ग्लिसराइल रेसिड्यूज जो हैं वो क्या है, वो एक दूसरे के साथ एस्टर लिंकेज के साथ अटैच होते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि एस्टर लिंकेज जो है वो क्या होता है। एस्टर लिंकेज होता है सी डबल बॉन्डेड O, और एक साइड पे आर ग्रुप, दूसरी साइड के ऊपर OR लिंकेज, ठीक है। टू फैट जो चेन है वो अपने एस्टर लिंकेज के थ्रू, फैटी एसिड की चेन एस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच होती है। और कोई एक कंपोनेंट जो है वो इसके साथ अटैच होगा फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर। अब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म क्या होती है? फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है कि जब कभी हम लोग एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप करवाएंगे, ठीक है, तो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म आएगी। आप आगे देखोगे डिफरेंट फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जो है वो आपके सामने आपके फॉस्फोलिपिड की जो है वो लिखी गई है। समटाइम फॉस्फोलिपिड को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर लिपिड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोलेबलाइज होते हैं। आपको पता है कि जो अगर हम लोग फॉस्फोलिपिड वैसे देखें तो दे हैव पोलर हेड एंड हाइड्रो पोलर हेड दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है इनकी, ठीक है जी। तो समटाइम्स ये पोलर हेड होने की वजह से ये सोलबलाइज हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी। फॉस्फोलिपिड को हम लोग जो है इसको अगर हम लोगों ने इसकी ब्रेकडाउन करवानी होगी, ठीक है, जाहिर है इट इज बिग मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल की अगर हम लोगों ने ब्रेकडाउन कराना है इसको, या फिर इसकी लाइसिस करवानी है, तो देयर इज एन एंजाइम स्पेसिफिक फॉर द लाइसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट इज फॉस्फोडाइलेशन, ठीक है जी। और ये क्या करते हैं? ये फॉस्फोलिपिड को उनके कंपोनेंट जो कि आपके सामने फैटी एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड है उसके अंदर तोड़ देते हैं बाय ब्रेकिंग इट्स एस्टर लिंकेज, ठीक है जी। अच्छा, अब देयर आर टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। मैम, ये जी आपने हेड और टेल की जो बात बताई थी वो रिपीट कर देंगी? जी जी बच्चे, देखो मैं ये बता रही हूँ कि आपके सामने जो फॉस्फोलिपिड हैं दे हैव पोलर हेड, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक जो है ना इनकी टेल होती है, ठीक है। तो दे आर एम्फीपैथिक। कोई बात आ जाती है कि आपके सामने जो पोलर हेड होते हैं, पोलर हेड होने की वजह से ये सोलबलाइज हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और जो इनकी हाइड्रोफोबिक चेन होती है वो नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो वो आपके सामने नॉन पोलर कॉम्पोनेंट है। तो इसके अंदर बोथ पोलर और नॉन पोलर दोनों कॉम्पोनेंट आ जाते हैं। अच्छा, आपके सामने आगे क्या है? आगे है आपके पीआर टाइप और फॉस्फोलिपिड डिपेंडिंग अपॉन के वो कौन से वाले कंपोनेंट के साथ फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म के अंदर, यानी थ्रो फॉस्फेट लिंकेज कौन से वाले कंपोनेंट के साथ अटैच है। तो वी हैव डिवाइडेड फॉस्फोलिपिड इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हम लोगों के सामने जो फॉस्फोलिपिड हैं उनको हम लोगों ने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, ठीक है, और दूसरा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर हम लोगों के सामने जो मेजर कंपोनेंट है वो ग्लिसरोल ग्लिसरोल होता है, ठीक है। और जो आपका स्फिंगोफॉस्फोलिपिड होती हैं, ठीक है, इनके अंदर जो आपका अल्कोहल कंटेंट होता है वो स्फिंगोसीन है। और स्फिंगोसीन आपको पता है ये एक अमाइनो अल्कोहल होता है, ठीक है, लेकिन ये ग्लिसरॉल के अलावा है, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, और उसके अंदर आ जाती है फॉस्फोटिडाइल कोलीन पहली, ठीक है। ये जो फॉस्फोटिडाइल कोलीन है इसको हम लोग लेसिथिन भी कहते हैं। इसके अंदर जो है फॉस्फोलिपिड के अंदर जो फॉस्फोरिलेटेड कंटेंट होता है, ये कंपोनेंट होता है वो कोलीन होता है। कोलीन क्या है? इट इज अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, जो इसके साथ अटैच होती है। और ठीक है, जितने भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते हैं बेटा इसके अंदर
फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और इसके अलावा जो एक और चीज होती है उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फेटिक एसिड, वो भी इसके अंदर होता है। ठीक है जी। अच्छा, और जो लेसिथिन है ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने आपके सीरम के अंदर भी होती है और बाइल के अंदर भी होती है। ये आपके लंग सर्फेक्टेंट के तौर पर, लंग सर्फेक्टेंट के तौर पर एक्ट करती है, और लंग सर्फेक्टेंट के अंदर ये क्या करती हैं, आपकी जो सरफेस टेंशन है इनसाइड योर लंग्स और इनसाइड योर एल्विया उसको रिड्यूस डाउन करती हैं। तो अगर लेसिथिन कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसका लेसिथिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके लंग सर्फेक्टेंट के अंदर। यानी इन ऑर्डर टू जो है ना मेंटेन सरफेस टेंशन एक पर्टिकुलर हद तक रखने के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए इनसाइड योर लंग्स आपका लेसिथिन अपना रोल परफॉर्म करता है। फिर आपके सामने फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन आ जाता है, जिसको हम लोग कैफालिन भी कहते हैं। इसके अंदर जो है फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म जो है आपकी एथेनोलामीन होती है। ठीक है, इट इज अगेन एन अमाइनो अल्कोहल है। ठीक है जी। अच्छा, फॉस्फेटिडाइल कोलीन जिसको कैफालिन कहते हैं, इसके अंदर जो है ये आपके ब्रेन के अंदर हाई कंसंट्रेशन की होती है। इनका रोल जो है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर है। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर के फैलन जो है वो अपना रोल परफॉर्म करते हैं। फिर आपके सामने आ जाता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है इसके अंदर जो अल्कोहल होता है वो आपका हेक्सा हाइड्रिक, यानी उसके अंदर 5 जो है ना और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं ऐसा अल्कोहल, उसको हम लोग इनोसिटोल कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो आपका अल्कोहल कॉन्टेंट है वो इनोसिटोल है, जो कि आपके फॉस्फोलिपिड के साथ फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म के अंदर अटैच होगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपके सामने आ जाता है फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल के अंदर क्या होता है कि एडिशनल कंपोनेंट होता है। एक ग्लिसरॉल तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल मॉलिक्यूल आपका मौजूद होता है ग्लिसरॉल का। फिर आपके सामने डाई फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसको आप कार्डियोलिपिन भी कहते हो। ठीक है, ये जो कार्डियोलिपिन है ये आपकी, इसके अंदर 2 ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल होते हैं और इनको एस्टर लिंकेज के थ्रू ये जो है वो अटैच होते हैं थ्रू योर फैटी एसिड चेन। और वो these रेजिड्यूज इन टर्न आर लिंक्ड टू अ कॉमन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये दोनों रेजिड्यूज जो हैं फिर अगेन आपको पता है इनका एक ग्लिसरॉल लिंकेज होगा जो उसके साथ अटैच होगा। ठीक है, जिसको विच इज फॉस्फोरिलेटेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर जिससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, तो कार्डियोलिपिन के अंदर क्या होता है, 2 ग्लिसरॉल रेजिड्यूज होते हैं जिसने फैटी एसिड के साथ ऐसे लिंकेज बनाया होता है। वो फैटी एसिड इन टर्न क्या होता है ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, और जिसकी दोनों साइड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा या फिर कार्डियोलिपिड। तो अगेन हम लोगों के सामने क्या है, हम लोगों के सामने ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, जब कभी कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड जो है दे कंबाइन टू गिव राइज टू अ मॉलिक्यूल दैट इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लिपिड दोनों होता है। इसके अंदर क्या होते हैं लाइक द फॉस्फोलिपिड। अच्छा, स्पिंगोमाइलिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। और जिस समय मैंने आपको बताया था कि जो आपके फॉस्फोलिपिड है उसको उसकी एक सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लास भी है जिसको कहते हैं स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, एसपीएल कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है इसकी एक क्लास है एसपीएल की जिसको हम लोग स्पिंगोमाइलिन कहते हैं। ठीक है, स्पिंगोमाइलिन के अंदर जो आपके सामने वो होती है अल्कोहल ग्रुप होता है वो स्पिंगोसिन है। ठीक है, और स्पिंगोसिन आपको पता है कि ये एक अमाइनो अल्कोहल है। ठीक है, 18 कार्बन ठीक वो इसके अंदर अटैच होता है। तो वो ये कहता है कि जिस तरह से स्पिंगोमाइलिन के अंदर जो है आपको स्पिंगोसिन अटैच होता है, ग्लाइकोलिपिड के अंदर भी एक डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव होते हैं सेरामाइड के। अब सेरामाइड क्या होते हैं, जब कभी आपकी स्पिंगोसिन जो है वो अटैच होती है एक फैटी एसिड के साथ, स्प्रिंगोसिन और फैटी एसिड ये दोनों मिलेंगे तो आपके सामने सेरामाइड बनेगा। ठीक है, तो वो कहता है कि आपके ग्लाइकोलिपिड के अंदर सेरामाइड की यूनिट जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ अटैच होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। इसकी वजह से इनको जो है ना प्रिसाइजली कहा जाता है ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है जनाब स्पिंगोसिन, इसी वजह से इनको ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड कहा जाता है। लाइक द फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये इनका रोल भी क्या है, इनका रोल भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, और ये लेकिन इनकी ज्यादातर क्वांटिटी नर्व टिश्यूज के अंदर होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट यानी बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है उधर मौजूद होते हैं, जहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके आपके सामने सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करवाते हैं और सेकेंड मैसेंजर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करवाते हैं। अगर सेल ग्रोथ होनी है यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है तो उसके अंदर भी सिमिलर को डिटेक्ट करने के लिए ग्लाइकोलिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपकी ये आपका लिपिड बाय लेयर का स्ट्रक्चर है। ये भी देखिए, ये आपके सामने क्या है, फॉस्फोलिपिड है सारे।
और इन फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है जी। और ये कार्बोहाइड्रेट है, एंड दिस कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड विद, आपके सामने ये कार्बोहाइड्रेट यूनिट जो है ये आउटर लीफलेट के अंदर मौजूद है, उसके साथ क्या है, प्रोटीन अटैच है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंबाइन करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ग्लाइकोलिपिड देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये ग्लाइकोलिपिड है जो कि आउटर लीफलेट ऑफ जो है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। तो वो क्या कहता है ये लिपिड रेसिड्यूज जो है, मतलब आपका जो ग्लाइकोलिपिड है ये यहाँ पे लिपिड रेसिड्यूज जो कि आपका फॉस्फोलिपिड है उसके साथ यहाँ पे अटैच है, एंड इट इज मेकिंग ग्लाइकोलिपिड ओवर हियर, ठीक है जी। अच्छा, टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड आगे हम लोगों के सामने क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड, और वो टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड के अंदर वन ऑफ द टाइप इज सेरिब्रोसाइड। अच्छा, अब सेरिब्रोसाइट के अंदर क्या होता है, सेरिब्रोसाइट एज द नेम इंडिकेट, इनके अंदर क्या होती हैं, इनके अंदर होती हैं जनाब आपके सामने जो है ये ज्यादातर आपके ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये ग्लाइकोलिपिड जो है ब्रेन और पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा ये है कि इन सेरिब्रोसाइट्स को हम लोग, इनके अंदर जो ज्यादातर बनते ही किस तरह से हैं कि सेरेमाइड शुगर एक होती है और सेरेमाइड के साथ हेक्सोज शुगर अटैच होती है, और हेक्सोज इन केस ऑफ सेरिब्रोसाइट ज्यादातर ग्लूकोज या गैलेक्टोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है सेरामाइड के साथ जब मिलता है तो आपके सामने सेरिब्रोसाइट आते हैं, और दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड माइलिन शीथ, ठीक है जी। और फिर हम लोग सामने गैंग्लियोसाइड आ जाते हैं। ये वो ग्लाइकोलिपिड हैं जो कि न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, और गैंग्लियोसाइड जो हैं इसके अंदर सेरामाइड एक यूनिट होता है, उसके साथ गैलेक्टोज अटैच होता है। उसके अलावा इनके अंदर एक और शुगर होती है जिसको हम लोग एन एसिटाइल न्यूरामेनिक एसिड कहते हैं या नाग भी कहते हैं, ठीक है। और ठीक है जी, ये ज्यादातर आपके सामने गैंग्लियोसाइड जो हैं ये ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, टिश्यू के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के अंदर इनका रोल होता है। फिर आपके सामने आ जाता है सल्फोग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। ये सेरेब्रोसाइड जो हैं इनको सल्फाटाइड भी कहते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर सल्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इनको सल्फोलिपिड सल्फोग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी कहते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पे होती है, नर्व फाइबर्स के अंदर होते हैं और वाइट मैटर ऑफ ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है जी। आप लोगों को इनका सारों का जो है ना पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, इनका फंक्शन पर्टिकुलर क्या है। अगर हम जनरली बात करें ग्लाइकोलिपिड की, तो ग्लाइकोलिपिड जो है ये एसेंशियल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। ये आपको पता है कि ये जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड कोड्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड जो है रिसेप्टर के तौर पर भी एक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट आरबीसीज, ठीक है जी। और सम वायरसेस यूजेस ग्लाइकोलिपिड ऑन सेल मेम्ब्रेन एज वेल, ठीक है। सर्टेन केसेस के अंदर जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं, आपके जो ग्लाइकोलिपिड हैं उसके अंदर उनके मेम्ब्रेन सेल सरफेस के ऊपर भी मौजूद होते हैं, और अक्सर केसेस के अंदर ये होता है कि ग्लाइकोलिपिड का इनका पूरा एक कोड मौजूद होता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अच्छा, उसके अलावा दिस हेल्प द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय एंड क्लियर द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी। आपकी जो ग्लाइकोलिपिड आपके ब्लड के अंदर होती है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, इम्यून परफॉर्म करती है। इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से जनरेट करती है कि अगर कोई भी शिमिल आया होगा आएगा, इसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करके सर्टेन केमिकल्स रिलीज करेंगे, वो सर्टेन केमिकल जो है वो इन टर्न फिर जो है वायरसेस या बैक्टीरिया एनी पैथोजन जो है उसको फिर किलिंग कॉज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट आगे आपको इन डिटेल बता रहा है कि ये जो है अटैच करती है, अटैच टू प्रोटीन। अगर जो है आपके सामने अटैच टू प्रोटीन और लिपिड, अगर कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन के साथ अटैच होता है ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड के साथ अटैच होता है तो ग्लाइकोलिपिड बना लेता है। इनका सेल टू सेल रिकॉग्निशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है जी। उसके अलावा हम लोगों के सामने क्या है, उसके अलावा हम लोगों के सामने है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं सेल रिकॉग्निशन के अंदर, नेबरिंग सेल के साथ इंटरेक्शन के अंदर इनका बहुत रोल होता है, ऑर्गन के अंदर और टिश्यू डेवलपमेंट के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, फॉरेन सेल्स बेसिस फॉर रिजेक्शन ऑफ फॉरेन सेल बाय इम्यून सिस्टम। सर्टेन केसेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल इफ कोई भी फॉरेन मटेरियल आइदर कोई पैथोजन भी हो सकता है या कोई भी सेल हो सकता है वो बॉडी के अंदर इंटरेक्ट करता है या एंटर करता है, तो उसकी रिजेक्शन भी आपकी ग्लाइकोलिपिड की वजह से होती है जो मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है, जो कि उसको सेंस करती है, डिटेक्ट करती है। तो एक्ट एज अ रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑन द आउटर लीफलेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और जहाँ यहाँ पे जो है ना ये उनको डिटेक्ट करते हैं, और आफ्टर डिटेक्शन ये उनकी जो भी आगे फर्दर प्रोसेसिंग करवानी होती है वो करवाते हैं, ठीक है। मूविंग फर्दर वी हैव स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड जो है ये क्या है, स्टीरॉइड अल्कोहल्स हैं, और स्टीरॉइड अल्कोहल्स क्या होती हैं, आपको पता है कि थ्री मेंबर रिंग होती है वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है, ठीक है।
तो वो आपके स्टीरॉइड बनाते हैं, ठीक है। और स्टीरॉइड के ऊपर जब अल्कोहल OH ग्रुप अटैच हो जाता है देन इट विल गिव राइज टू स्टीरॉइड। इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिसके अंदर हम प्लांट देख लेते हैं, एनिमल देख लेते हैं, फंजाई से भी आते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल जो कि आपके प्लांट से निकाले जाते हैं, दे आर नोन एज फाइटोस्टेरोल। और ठीक है जी, ये ब्लॉक, अच्छा, अगर आप फाइटोस्टेरोल लेते हो, ठीक है, तो ये आपके सामने ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को रोकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके फाइटोस्टेरोल के अंदर ज्यादातर आपको फाइबर्स वगैरह के अंदर आ जाते हैं ये फाइटोस्टेरोल, ठीक है। फाइबर्स वगैरह के अंदर ज्यादा होते हैं, तो जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो राइज हुआ होता है, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि टेक एनीथिंग दैट इज रिच इन फाइबर, ठीक है। तो इन इन शॉर्ट इनकी बात, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, सॉरी, जो फाइटोस्टेरोल है, ये कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम योर गट रोक देती है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। दूसरी रोल जो एनिमल सोर्स से आते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी आ जाते हैं। अर्गोस्टेरोल है, स्टेरोल प्रेजेंट इन सर्टन फंजाई के अंदर भी मौजूद होते हैं, उनको हम लोग अर्गोस्टेरोल कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर अगर इसके स्ट्रक्चर की तरफ देख लें तो ये आपको पता है, ये देखिए 4 फ्यूज रिंग है, एंड ऑन रिंग नंबर 1 वी हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड, ठीक है जी। इसके अंदर इट इज अ सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉइड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 3 ऑफ ए रिंग, ठीक है। जो ए रिंग है उसके अंदर कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगर स्टीरॉइड के ऊपर हम लोग कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दें, देन इट विल गिव राइज टू अ मॉलिक्यूल दैट इज, जो है ना, आपका जो स्टीरोल होता है वो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पोलर, रेस्ट जो है, एंड द रेस्ट ऑफ द एलिफेटिक चेन इज नॉन पोलर। बाकी जो आपके सामने साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो नॉन पोलर है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपका पोलर। अच्छा जी, और ये क्या है, एम्फीपैथिक लिपिड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टीरोल मेटाबॉलिज्म के अंदर स्टीरोल को जब सिंथेसाइज करना होता है तो इसका जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, तो इसकी जो है ना सिंथेसिस स्टार्ट करवाता है, उसके लिए हम लोगों को एक एंजाइम चाहिए होता है, उसे कहते हैं HMG कोए रिडक्टेज, ठीक है जी। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर जो आपका जो है ना स्टीरोल सिंथेसिस के अंदर आपका जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, HMG कोए रिडक्टेज, एंड द पाथवे इज नोन एज HMG कोए रिडक्टेज पाथवे। अच्छा जी, अब रोल जो है अगर हम लोग इनका देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो फॉर्म करता है सेलुलर मेम्ब्रेन को। इन सेल मेम्ब्रेन का भी कंपोनेंट होता है, और सेकेंड मैसेंजर के तौर पर भी एक्ट करता है। ये जितने भी मैम HMG को ये जो है ये स्टीरोल का रेट लिमिटिंग बेटा एंजाइम है या स्टीरोल का है, कोलेस्ट्रॉल का? स्टीरोल का है, कोलेस्ट्रॉल का नहीं। वो गलती से मेरे मुंह से निकला, ओके ठीक है। मैम। अच्छा जी, आगे देखो, कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपके सामने स्टीरोल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल उसकी टाइप है उसका बता रहा है कि हम लोगों के सामने कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपके सेल मेम्ब्रेन का रोल इम्पोर्टेंट वो कंपोनेंट है। और जब जितने भी स्टीरोल्स हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आता है, ये सेल सिग्नलिंग करता है, ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाता है। और ये इनके हार्मोन लाइक फंक्शन भी होते हैं। जस्ट सपोज, जिसमें फॉर एग्जांपल विटामिन ए के केस के अंदर ना आपने जब पढ़ना है तो आप आगे देखोगे कि स्टीरोल जो है वो डायरेक्टली जो है, फॉर एग्जांपल अगर विटामिन ए की सेंथिसिस अप रेगुलेट करनी है, डाउन रेगुलेट करनी है, तो ये डायरेक्टली जाकर DNA के ऊपर एक्ट करता है और एक पर्टिकुलर मैसेंजर RNA को अप रेगुलेट यानी उसकी सेंथिसिस ज्यादा बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो ये सेल सिग्नलिंग के अंदर या सिग्नलिंग डेवलपमेंट के अंदर भी अपना रोल परफॉर्म करती है, ठीक है। कॉर्टिसोल इज हार्मोन, ये भी सिग्नलिंग कंपाउंड है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के अंदर ये अपना रोल परफॉर्म करता है, और जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो जितने भी कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ आपके स्किन ऑयल के अंदर जो नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, सिक्रीट आउट होते हैं, उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। स्टीरोल फंक्शन एज अ प्रीकर्सर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन देन स्टीरॉयड हार्मोन, यानी जितने भी आपके सामने स्टीरोल्स हैं ये आपके सामने क्या करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन और स्टीरॉयड हार्मोन जितने भी हैं दैट स्टीरॉयड इन नेचर, उनके प्रीकर्सर के तौर पर जो है ना काम करते हैं, यानी उनको बनाने के लिए इनका होना जरूरी है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं। अगेन आगे आपके सामने आ जाता है HCl एंड LDL। ये हम लोगों ने कल भी देखा था, ये HCl एंड LDL दे आर कंसिडर्ड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। और लिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है, इन दोनों के अंदर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है, दे आर कैरियर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लेकिन बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट फंक्शन, ठीक है जी। तो HCl कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपके सामने बिल्ड करता है और मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन। ये बाइल बनाने के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आपको पता है बाइल बनाने के लिए आपको दे आर डिफरेंट स्टेप्स जिसके थ्रू बाइल एसिडिफिकेशन या सिंथेसिस होती है, ठीक है जी। और जो है ना आपके सामने बाइल सिंथेसिस करवाई जाती है। और
अच्छा जी, आगे हम लोगों के सामने क्या है, आगे हम लोगों के सामने वो कहता है कि सर्टेन फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के, उनके अब्जॉर्प्शन के लिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है नर्व फाइबर को। ये आपके एड्रीनल ग्लैंड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाती है, एड करती है। ठीक है। और उसके अलावा सेक्स हार्मोन जो है वो भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर होता है तो वो नेचुरली सेंसिटाइज होते हैं। इन केस अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका हेल्दी सिंथेसाइज नहीं हो रहा जितना बॉडी के अंदर चाहिए, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। ठीक है। या आपके विटामिन ए, डी, ई एंड के दैट आर वेरी सेंसिटिव फॉर यू, उसके अब्जॉर्प्शन को भी रोक देगा। एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन जो है उनको भी रोक देगा, और सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन को भी डिक्रीज डाउन कर देगा। ठीक है। फिर आपके सामने इसका एचडीएल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो कल भी हम लोगों ने देखा था कि ये एलडीएल जो कि आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, ये उसको कैप्चर करके लिवर के पास जाता है और फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की ब्रेकडाउन होती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल कंसिडर किए जाते हैं। और रीजन इसकी क्या है कि ये आपकी आर्टरीज को जो है क्लॉग कर देती हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लाक फॉर्मेशन के अंदर। प्लाक इज अ सॉर्ट ऑफ क्लॉट जो कि फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह बनती है। ठीक है। ये जो है आगे जाके आपके हार्ट अटैक की भी रीजन बन सकता है। ठीक है। और अल्टीमेटली अगर बहुत ज्यादा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एलडीएल का बढ़ा हुआ है आपका, तो फिर आपके सामने हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज की वजह से डेथ भी कर हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, लिपिड मेटाबॉलिज्म है आगे आपके सामने। और लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर वही अगेन आपके सामने दो पाथवेज आ जाते हैं, एक एनाबॉलिक पाथवे है, दूसरा कैटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है। और पहले हम लोगों ने जो पढ़ना है वो कैटाबॉलिक पाथवे इन विच फैटी एसिड इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। ठीक है। और ब्रेक डाउन होके आपके सामने डिफरेंट जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो बनेंगे। ठीक है जी। तो आपके सामने फैटी एसिड जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, एनर्जी का। फैटी एसिड जो है एनर्जी यील्ड करते हैं, और आपको पता है कि फैटी एसिड यील्ड डबल या 2 times ऑफ द एनर्जी दैट आर यील्ड थ्रू द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है। 9.4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जो है ना पर ग्राम आपको फैटी एसिड आपको देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सामने कौन सी कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। वी हैव डिवाइडेड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनटू 3 टाइप। अल्फा है, बीटा है, और ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है। ठीक है। अच्छा जी, जो आपके सामने बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड की, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि फैटी एसिड जो है ना आपके सामने जो यहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने कार्बोनाइल कार्बन है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, उसके बाद जो कार्बन अटैच है वो बीटा कार्बन है, एंड आफ्टर दैट जो कार्बन अटैच है वो ओमेगा कार्बन। ठीक है। तो वो कहता है कि बीटा ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड जो है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है, और ब्रेकडाउन होके आपके सामने साइल कोए के मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। और ये ब्रेकडाउन जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, पर ऑक्सीजोमेटन ऑर्गेनली वहां पे भी होती है, ताकि एसिटाइल कोए उससे बनते हैं। और फिर जो एसिटाइल कोए बनते हैं वो टीसीए साइकिल के अंदर जाते हैं, और आफ्टर एंटरिंग टीसीए साइकिल ये फर्दर एनर्जी जो है ना रिलीज करते हैं। आपको पता है ये ज्यादातर किडनी के अंदर होता है, लिवर के अंदर होता है, और हार्ट के अंदर होता है। ठीक है। ये ज्यादातर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो ब्रेन के अंदर नहीं होगी। रीजन बीइंग द एंजाइम दैट आर रिस्पांसिबल फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन वो ब्रेन के अंदर नहीं होते। तो ब्रेन कैन नॉट यूज फैटी एसिड फॉर द सेक ऑफ द एनर्जी, या एनर्जी नीड के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट ब्रेन कैन यूज कीटोन बॉडीज। ठीक है। क्योंकि उनके अंदर कीटोजेनेसिस होती है, तो कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज दोनों ब्रेन इस्तेमाल कर सकता है फॉर द सेक ऑफ द एनर्जी। स्टेजेस हम लोगों के सामने है, 3 स्टेजेस के अंदर हम लोगों ने बीटा ऑक्सीडेशन को डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेज इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसोल। अब जो है ना बेटा ये होता है कि हम लोगों के सामने अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ना, तो उसकी एक्टिवेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोसोल के अंदर होगी, एंड देन इट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड है तो इट कैन एंटर माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, वंस अगर एक्टिवेशन हो गई है तो फिर उसको शटल करवाया जाता है या मूव करवाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इन दिस स्टेज इज नोन एज कार्निटीन शटल। मैम पीछे वाली स्लाइड रिपीट कर दें, 2 मिनट बच्चे। देखो बेटा, मैंने ये बताया है कि बीटा ऑक्सीडेशन असल में क्या है, फैटी एसिड की प्रोसेस है जिसके अंदर फैटी एसिड की ब्रेकडाउन हो रही होती है। और जब ये ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनते हैं, एसाइल कोए के यूनिट बनते हैं। ठीक है। और फॉर्म एसाइल कोए मॉलिक्यूल बनता है, और एसाइल कोए जो है उसकी ब्रेकडाउन असल में होती कहाँ है, एंड प्रोडक्ट ना इसका फैटी एसिड के ब्रेकडाउन का एक एसाइल ग्रुप आता है, दूसरा एसिटाइल कोए आता है।
ठीक है, अगर लाइसेंस हो रही है दैट मीन्स आपके सामने जो इसका वो है पर्पस क्या है, इससे आपको एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनेली जिनके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होती है वो दो हैं, एक पेरोक्सीसोम है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है। जिन ऑर्गन के अंदर आपके सामने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है दे आर लिवर, किडनी एंड हार्ट। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये बता रही थी कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो है वो ब्रेन के अंदर नहीं होती। ठीक है जी, और क्योंकि ब्रेन जो है उसके अंदर फैटी एसिड को इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं होती तो ब्रेन कैन नॉट पॉसिबली यूज फैटी एसिड फॉर द सेक ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, तीसरा मैं आपको ये बता रही थी कि ये देखें, this carbon is carbonyl carbon and the carbon that is attached with the carbonyl carbon directly, this is known as alpha carbon। एंड उसके बाद बीटा आती है और ये वाली ओमेगा है थर्ड। अच्छा, तो मैं आपको ये स्टेजेस बता रही थी। और तीसरी जो स्टेज है वो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहली स्टेज के अंदर एक्टिवेशन होगी, दूसरी स्टेज के अंदर जो एक्टिवेटेड एसिटाइल को है, एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देंगे, जिसके कार्निटीन शटल कहते हैं, उसको इन डिटेल हमने देखना है आगे। तीसरे स्टेज के अंदर क्या होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। दीज आर थ्री स्टेजेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखनी है कि एक्टिवेशन किस तरह से होती है। अच्छा, एक्टिवेशन जो है आपके सामने एंजाइम है। असल में होता क्या है एक्टिवेशन के अंदर? एक्टिवेशन के अंदर होता यह है कि साइटोसोल के अंदर फैटी एसिड, और साइटोसोल के अंदर फैटी एसिड कहाँ से हैं? क्योंकि फैटी एसिड जो सेंट्रल है वो ज्यादातर आपके जो है साइटोसोल के अंदर होती है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल। उसके अलावा आपके जो है ना साइट फैटी एसिड साइटोसोल के अंदर मौजूद होता है, लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन जो भी है आपके सामने। ठीक है, तो इस फैटी एसिड को मैंने क्या करना है, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना है। तो इस एक्टिवेशन के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं एक एटीपी को यहाँ पे यूज करती हूँ। ठीक है, और एक एटीपी को यूज करके मैं इसके अंदर अटैच करवाती हूँ इसके साथ कोए ग्रुप। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ देयर एक्टिवेशन। ठीक है, जब कोए ग्रुप इसके अंदर यूज हो जाता है तो फैटी एसिड कोए बन जाता है या फैटी साइल कोए बन जाता है, और साथ एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एएमपी के अंदर, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि ये वाला जो रिएक्शन है ये साइटोसोल के अंदर हो रहा है, और द एंजाइम जो कि इस प्रोसेस के लिए हम लोगों के सामने, एंड द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस, वो आपके सामने फैटी साइल थायोकाइनेज है। ठीक है जी। अच्छा, और आपका कोफैक्टर यहाँ पे मैग्नीशियम लगता है। ठीक है जी, और दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज फैटी साइल कोए आता है, और एक आपके सामने वाटर का मॉलिक्यूल आता है। अब आपका जो फैटी एसिड था वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ये आपके सामने लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बात कर रहे हैं जिसकी एक्टिवेशन साइटोसोल के अंदर होती है। ठीक है, वंस एक्टिवेटेड, तो ये जो फैटी साइल कोए है इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना है। ठीक हो गया? ठीक है जी, तो अब आगे है कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से करवाएंगे। तो आपके सामने क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी साइल कोए फ्रॉम साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है रेट लिमिटिंग स्टेप है। अब रेट लिमिटिंग स्टेप का क्या मतलब है कि अगर ये स्लो हो गया प्रोसेस तो पूरा जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाएगी, एंड इफ इट इज अकरिंग एट अ फास्ट रेट तो ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग चेन फैटी साइल कोए जो है, अब यहाँ पे इस डायग्राम को बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है, मैं इसको आराम से समझाऊंगी, शायद समझ ना आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा। अब ये वो फैटी एसिड है जो एक्टिवेटेड है। ठीक है, ये साइटोसोल के अंदर था। इसने क्या किया, इसने ये किया कि ये आपके सामने क्या हुआ कि फैटी साइल कोए जो है इसने कार्निटीन के साथ, फैटी साइल कोए कार्निटीन के साथ मिला। ठीक है, और आपके सामने जो कार्निटीन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज या फिर एसाइल ट्रांसफरेज 1 है, उसकी मौजूदगी में इसने क्या किया, यहाँ से कोए एच ग्रुप रिमूव कर दिया और फैटी एसिड कोए की जगह उसने कार्निटीन अटैच कर ली, और यह आपके सामने बन गया फैटी एसिड कार्निटीन। ठीक है, या कोई भी आपके सामने जो है ना आपके फैटी एसिड कार्निटीन का कॉम्प्लेक्स बन गया। ये वाला रिएक्शन समझ आ गया है कि मैं रिपीट करूं? बेटा ये रिएक्शन समझ आ गया है कि मैं रिपीट कर दूं? किसी को रिपीट करना है तो मुझे मैम बताएं। आ गया ये वाला। ओके, आ गया यस मैम। मैम। ठीक है। अब ये जो कार्निटीन और फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, देयर इज अनदर एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इसको पास आउट करवाता है। ठीक है, सो ये एक आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये एंजाइम, लेकिन इट इज एक्टिंग एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड इट विल ट्रांसपोर्ट योर फैटी एसिड कार्निटीन कॉम्प्लेक्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जैसे ही ये अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि फैटी एसिड कार्निटीन कॉम्प्लेक्स in the presence of another enzyme that is acyl transferase 2, ये क्या करेगा,
कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसाइल कोए के अंदर और कार्निटीन अलग कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोए के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ, आपके कोए एसएच रेजिड्यू जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद थे, ये उसी साथ कंबाइन किया और कंबाइन करके इन्होंने फैटी एसाइल कोए बना दिया। और ये जो कार्निटीन यहाँ पे बनी थी ये अगेन क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट होके दोबारा साइटोसोल के अंदर हो जाएगी और पूरा साइकिल ऐसे ही होगा। ये क्लियर है यहाँ तक? मैम सेकंड स्टेप दोबारा रिपीट कर दें, ट्रांसफर वाला। देखो बेटा, ये फैटी एसाइल कार्निटीन जो है ये ट्रांसपोर्ट होके आपके साइटोसोल सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगी। अभी फैटी एसिड कार्निटीन जो है इसका मकसद क्या था, इसके एक्टिवेशन का मकसद था कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करना है। ठीक है ना? तो जब वंस ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगी तो अब इसका मकसद तो पूरा हो गया। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर एसाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम एक्ट करेगा और कार्निटीन अलग कर देगा और फैटी एसिड अलग कर देगा। यही फैटी एसिड कोई एसएच ग्रुप के साथ मिलेगा और मिलकर आपके सामने फैटी साइल कोए बना देगा। ठीक है? ठीक है कि नहीं? बच्चे समझ यस आ गई? मैम, ठीक है। यस अच्छा, मैम। अब यहाँ पे आपके सामने देयर इज अ बिगर पिक्चर। ठीक है, या बिगर व्यू है आपके सामने कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर। देखो, फैटी एसिड है, सेल के बाहर मौजूद था, आपके सामने फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो अंदर आया और आकर उसने क्या किया, यही फैटी एसिड है। और ये इसके ऊपर जो है ना वो आपके सामने जो पहला वाला एंजाइम था जिसने वो की थी आपके सामने फैटी एसिड के ऊपर एक्टिवेशन की थी। ठीक है, तो एक्टिवेशन के अंदर हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने ये कहा था कि आपका एंजाइम एक रिक्वायर्ड था फैटी साइल कोए सिंथेज, यहाँ पर इसको थायोकाइनेज कहते हैं। तो ये फैटी साइल कोए सिंथेज जो है इसके साथ कंबाइन करेगा और फैटी साइल कोए बन जाएगा। फैटी साइल कोए जो है कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1 की मौजूदगी में एसाइल कार्निटीन बनाएगा। ठीक है, ये साइल कार्निटीन जो है वो कार्निटीन ट्रांसलोकेज की मौजूदगी में जो आपका साइटोसोल है उसको क्रॉस करके कहाँ आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। और वंस ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जब आ जाएगा तो आपके सामने एक देयर इज अनदर एंजाइम जो कि CPT1 है, कार्निटीन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज 2। वो क्या करेगा, फैटी साइल कोए को अलग कर देगा और कार्निटीन को अलग कर देगा। ये कार्निटीन दोबारा ट्रांसलोकेज की मौजूदगी में क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके बाहर आ जाएगी। ठीक है जी। और ये जो आपका फैटी साइल कोए है इसकी आगे क्या होगी, बीटा ऑक्सीडेशन होगी। बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट इसका एसिटाइल कोए आएगा। यही एसिटाइल कोए जो है वो क्या करेगा, आगे TCA में जाएगा। TCA में NADH और FADH2 बनेंगे। आपको पता ना NADH और FADH2 प्रोडक्ट बनते हैं आपके TCA साइकिल के, जो आपका एनर्जी यील्ड होती है उसके अंदर। और आपके सामने क्या यस करते मैम। हैं, आपके सामने फिर ये NADH और FADH2 इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाकर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ATP। ठीक है जी, तो दिस इज द बिगर पिक्चर कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। और मेरे ख्याल से अच्छा चलें ये पढ़ लें, ये तो वही कहते हैं एसाइल ग्रुप जो है फ्रॉम एसाइल कोए ट्रांसफर टू कार्निटीन टू फॉर्म एसाइल कार्निटीन बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। एसाइल कार्निटीन जो है शटल होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसको ट्रांसफरेज कहते हैं। अब जब ये शटल होकर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ जाएगी तो एसाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर बैक हो जाएगा और आपके सामने एक और एंजाइम लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। ठीक है जी। अच्छा, ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2 की मौजूदगी के अंदर क्या होगा, फिर आपके सामने एसाइल ग्रुप अलग हो जाएगा और कार्निटीन अलग हो जाएगी। वही कार्निटीन जो है वो दोबारा से आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके कहाँ आ जाएगी, साइटोसोल के अंदर आ जाएगी। फर्दर हम लोगों के सामने स्टेप्स हैं बीटा ऑक्सीडेशन के, और मैं इसको आज स्टार्ट नहीं करा रही क्योंकि ये खत्म नहीं होंगे। यहाँ तक बेटा आप लोगों को कोई इशू है तो पूछ लें। मैम जो आपने सेकंड साइकिल एक्सप्लेन किया वो एक दफा दोबारा दिखा दें। मैं दिखा दूँ ये वाला। यस मैम, इसका अच्छा, बता दें दोबारा से। देखो बेटा मैं ये कह रही हूँ कि फैटी साइल को फैटी एसिड था आपके साइटोसोल के अंदर। ठीक है, फैटी एसिड के ऊपर जो आपका एंजाइम है वो लगा आकर, ठीक है, फैटी एसाइल कोए जो है ना आपका सेंथिटेज एंजाइम था जिसको थायोकाइनेज भी कहते हैं, वो आकर लगा और उसने क्या बनाया, फैटी एसाइल कोए जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है। अब ये जो फैटी एसाइल कोए है ये कार्निटीन के साथ मिला है और उन्होंने एसाइल कार्निटीन बना दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज। अब ये जो साइल कार्निटीन है इसको हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर भेजना है। तो हम लोगों के सामने ट्रांसलोकेज कार्निटीन ट्रांसलोकेज एंजाइम है जिसको हम लोग कैट भी कहते हैं, वो आएगा और एसाइल कार्निटीन जो है वो अंदर आ जाएगी। अब एसाइल कार्निटीन के ऊपर
कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 2 एक्ट करेगा, कार्निटीन को अलग कर देगा, फैटी साइल कोए को अलग कर देगा। अब ये जो फैटी साइल कोए है वो आगे बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर जाएगा और एसिटाइल कोए बनाएगा और NADH और FADH2 बनाएगा, और ये NADH और FADH2 जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी बच्चे, आप यहीं तक रखें। आज स्ट्रेंथ क्यों कम है आप लोगों की? चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल हम लोग जो है नेक्स्ट से आपके सब जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैम कल क्लास होगी, कल तो संडे है। बेटे क्लास होनी है आप लोगों का, जो है ना ये सेशन बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस ज्यादा है तो ऐसा तो खत्म नहीं होगा। संडेज आर नॉट ऑफ फॉर योर बायोकेमिस्ट्री सेशन, ठीक है? एट द सेम टाइम आपकी यस क्लास मैम। होगी। और ठीक है जी, चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज बच्चे।